नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई दिलचस्प और रोमांचक कहानी में। आज हम लेकर आए हैं द किंग ऑफ डायमेंशंस। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, महसूस कराएगा वो हर जज्बा जो शब्दों में बयां नहीं होता। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में छुपा है वो मोड़ जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं द किंग ऑफ डायमेंशंस, सिर्फ आपके अपने चैनल पर। एपिसोड 76, खतरों के खिलाड़ी गीतांजलि मेडिसिन्स। सुनीता उसके भाई और पिता के साथ मैन हॉल में आकर बैठ जाती है। उस समय शौर्य, विराज और तीनों बहनें एक कोने में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर इशिका अपनी पिस्तौल की सफाई कर रही थी। दूसरी तरफ विशाल और अभी मुंह लटकाए अपने मोबाइल में गेम खेल रहे थे। तभी जीतू अपने नाना यानी दीनानाथ से शौर्य के बारे में बोलता है। उस वक्त शौर्य अपना सिर उठाकर दीनानाथ को देखता है। दीनानाथ समझ जाते हैं कि अगर जीतू ने एक और शब्द कहा तो शौर्य उसे जान से मार देगा या उसे अपाहिज बना देगा। दीनानाथ तुरंत अपने जगह से उठकर जीतू के पास जाते हैं और उसके बालों को एक हाथ से पकड़ते हैं, दूसरे हस्त से एक झन्नाटेदार झापड़ उसके गाल पर चिपका देते हैं और बोलते हैं, वो तुम्हें किस नागले से गंदा लगता है? अभी मैंने तेरे माँ को बताया था कि वह मेरा खून है। उसके बारे में ऐसी बातें बोलना बंद करो, वरना आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना। दीनानाथ का गुस्सा देखकर सुनीता भी हैरान हो गई। उसने तुरंत जीती को डांटा और अपने पिता से माफी मांगी। तभी सुनीता को कुछ सूझा और बोली, आज मैं अंदर आई तो देखा तीनों लड़कियों को 3 महंगी स्पोर्ट्स कार दी है। श्रीकांत भाई, तुम्हें अपने बेटों पर नाज होना चाहिए। तुम्हारे बेटों ने अपनी बहनों के लिए इतना कुछ किया। ये सुनते ही विशाल और अभी के हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गए। इनके पिता का चेहरा काला पड़ गया। अगर ये कोई आम दिन होता तो वह इसका क्रेडिट लेने दौड़ जाते, पर ये कार शौर्य ने दी थी। अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा तो उनकी आज मौत पक्की है। बात को संभालते हुए तुरंत श्रीकांत बोला, सुनीता बेन, तुम गलत समझ रही हो। वो कार मेरे बेटों ने नहीं दी है, वो तो शौर्य ने इन तीनों को दी है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ बुआ जी, हम आपको यही बात बता रहे थे बाहर। आपने हमारी बात पूरी सुन ही नहीं। अभी और शौर्य ने भी हड़बड़ी से कहा। जब सुनीता ने ये बात सुनी तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया। तभी उसकी नजर इशिका और विराज पर गई और उसने पूछा, ये दोनों कौन है बाबूजी? इन्हें तो मैंने कभी नहीं देखा। दीनानाथ बोले, वो तुम्हारे बड़े चाचा का पोता विराज है और वह लड़की उसके साथ काम करती है, वह भी महाराष्ट्र से है। इसका यहाँ कोई नहीं तो वह यहाँ रुकी है। तभी इशिका ने अपनी गन असेंबल की और उसे लोड करते हुए सुनीता को देखकर मुस्कुराई। ये देख सुनीता की घिघी बन गई और वह गन की ओर उंगली करते हुए इशारा करने लगी। इसे देखकर दीनानाथ हंसते हुए बोले, अरे वह पुलिस वाली है तो उसके पास बंदूक तो होगी ही, घबराओ मत। सुनीता ने ये सुना तो उसकी सांस नॉर्मल हो गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी उसकी नजर रागिनी पर पड़ी और बोली, भाभी आप तो हमेशा राखी को राय ज्यादा मेंशन जाती है, इस बार क्या हुआ, आप नहीं गई? ये सुनकर रागिनी ने अपना सिर झुका लिया। ये देखकर दुष्यंत बोला, कल शाम को उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसका दायां हाथ कंधे से अलग हो गया। वह इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। ये तो बड़ा अपशगुन है भाभी। राखी के दिन उसका राखी बांधने वाला हाथ टूट गया। माताजी, ऐसा किसी के साथ ना हो। सुनीता ये सुनकर तंज मारते हुए बोली। रागिनी ने इस बात पर कुछ नहीं बोल पाए। वह जानती थी कि उसके बेटे ने ये जानबूझकर किया था, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी, आखिर गलती उसकी ही थी। ये उसके बुरे कर्म थे। जीतू और मीतू अभी भी शौर्य को परेशान करने का मौका ढूंढ रहे थे और उन्हें वह मिल गया था, क्योंकि उन्होंने शौर्य को गार्डन की तरफ जाते हुए देखा था। वे दोनों तुरंत शौर्य के पीछे चले गए। ये विराज, अभी और विशाल, इन तीनों ने देखा और एक साथ बड़बड़ाए, इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। दूसरी तरफ शौर्य गार्डन में जाकर फूलों को बिहार रहा था और सामने दिखने वाले दूर तक फैले हुए समंदर को देख रहा था। तभी पीछे से मीतू की आवाज आई, शौर्य के बच्चे, तू अंदर तो बच गया, लेकिन तुझे अब हमसे कौन बचाएगा? अब चुपचाप यहाँ आज और हमसे मार खा लेना, वरना हम वहां पर आकर तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम अपने जान की भीख मांगोगे। जब शौर्य ने एक क्षण तो उसने अपना माथा पीट लिया और बोला, क्या तुम दोनों इंसान को जन्मे हुए कुत्ते हो क्या, कि तुम अपनी टेढ़ी दुम लेकर मेरे पीछे आए हो? लगता है तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीने से बहुत परेशानी है, चलो फिर आज तुम दोनों को अपाहिज बना ही देते हैं। इतना कहकर शौर्य पलक झपकते ही उनके सामने आया और 2 लातों में उसने उन दोनों के पैर घुटनों से नीचे तोड़ डाले। इसके बाद पूरे अग्निहोत्री मैंशन में उन दोनों की चीखें एक साथ गूंज गई, जिस वजह से हर कोई गार्डन की ओर दौड़ पड़ा। सिर्फ 3 लोग बड़े आराम से चलकर आ रहे थे। ये तीनों विशाल, विराज और अभी थे।
जब सब लोग गार्डन में पहुंचे तो देखा कि जीतू और मीतू दर्द में कराह रहे थे और शौर्य अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। सुनीता ने ये देखा तो वह चिल्लाते हुए बोली, नीच लड़के, तूने ये क्या किया मेरे बेटों के साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मारने की? मैं तेरी जान ले लूंगी। वह आगे बढ़कर शौर्य को मारने वाली थी, तभी दीनानाथ ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और बोले, शौर्य यहाँ क्या हुआ जो इनकी हालत ऐसे हो गई? शौर्य ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं तो यहाँ इनसे पहले आकर समुद्र की लहरों को देख रहा था, तभी पीछे से इन दोनों ने मुझ पर एक साथ हमला किया और जवाब में इनकी ये हालत हुई है। वैसे अभी उनके हाथ सुरक्षित है, चाहे तो आप उन्हें देख सकते हैं। शौर्य की ऐसी बात सुनकर दीनानाथ हताश होकर बोले, सुनीता, जब मैंने तुम्हारे बेटों को कहा था कि शौर्य को मत छेड़ो तो भी मेरी बात को अनसुना करके इन्होंने जानबूझकर शौर्य के पीछे यहाँ आकर उसे परेशान किया। इसमें इन दोनों की ही गलती है और उसकी सजा इन्हें मिली है। तुम इन्हें जल्द से जल्द राकेश के साथ मिलकर अस्पताल जाओ, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। सुनीता और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों की दर्दनाक आवाज सुनकर वह तुरंत उन्हें गाड़ी में डालकर ले गई। शौर्य ने उसके परिवार को देखा और कहा, ये आखिरी बार है जो मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया है। अगली बार अगर फिर कोई बेवकूफ आया और मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। शौर्य के आवाज में सीधी धमकी थी और सभी को अच्छे से पता था कि वह ऐसा कर सकता है। राकेश सुनीता के बेटों को लेकर अस्पताल चला गया था। बाकी परिवार वाले मुंह लटकाकर हॉल में बैठे थे। हर दिन शौर्य किसी न किसी रिश्तेदार को अस्पताल पहुंचा देता था। इस बार दीनानाथ ने एक बड़ा फैसला लेने के बारे में सोचा और बोला, हम बार बार ऐसा होने नहीं दे सकते। श्रीकांत, अभी के अभी तुम्हारे बड़ी बहन उमा को फोन करो और उसे शौर्य के बारे में बोल दो, वरना वह भी आते ही कुछ गड़बड़ न कर बैठे। साथ ही हमारे सारे रिश्तेदारों को शौर्य के बारे में बता दो। और एक बात याद रखना, उन्हें ये भी बोलो कि भविष्य में शौर्य का अपमान यानी पूरे अग्निहोत्री परिवार का अपमान माना जाएगा। सभी ने दीनानाथ की बात पर सहमति जता दी। ये उसके कहे अनुसार अपने रिश्तेदारों को फोन करने तुरंत चले गए। इधर विराज हंस हंसकर लोटपोट हो रहा था तो इशिका ने उसे इसके बारे में पूछा तो विराज ने शौर्य की दर्द भरी कहानी सुना दी और शौर्य का बदला हुआ रवैया उससे बता दिया। तब इशिका भी मुस्कुराने लगी। फिर उसने शौर्य को देखा और कहा, शौर्य, अब तुम ताकतवर हो गए हो तो तुम इन्हें माफ तो कर सकते हो ना? इनके लिए इतनी नफरत मन में रखने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शौर्य ने ये बात सुनी और कहा, ऐसा नहीं ही मैडम कि मैं इनसे नफरत नहीं करता हूं, क्योंकि ये उसके लायक नहीं है। बस मुझे उन पर एक गुस्सा सा आता है। उनका पहले वाला बर्ताव जब मैं कमजोर था और अब का बर्ताव जब मैं खुद काबिल बन गया हूं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग गिरगिट की तरह है। ये लोग ताकतवर के सामने झुकते हैं और तब उनकी आंखें भी खुलती है। अगर सामने वाला उनकी सुनता है तो ये उसका खून चूस लेते हैं। मेरे साथ जो इन्होंने किया है वह हर बात मुझे बार बार याद आती है, मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। आज से 5 साल पहले की बात है, जब रक्षाबंधन के दिन मैं घर पर था तो दादी ने मेरे बहनों को मुझे राखी बांधने कहा था, लेकिन मेरी माँ ने उन तीनों को रोक दिया और मुझे इस हॉल से बाहर निकाल दिया। उसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। उस दिन से मैंने फिर रक्षाबंधन के दिन इस हॉल में कदम नहीं रखा। और मेरी बुआ जब मैं छोटा था तो मुझे राखी बांधने खुद यहाँ लाई थी, तो जिया और सिया ने मुझे राखी बांधी थी, पर मेरी माँ और चाचियों के कहने पर मेरे हाथ से वह राखियां तक निकाल ली थी। उसके बाद तो उस बुआ ने भी मुझसे नफरत करना शुरू किया। क्या मैंने इनकी सारी प्रॉपर्टी मांगी थी जो एक छोटी उम्र के बच्चे के साथ इन्होंने ऐसा किया था? शौर्य की आप बीती सुनकर इशिका के आंखों में आंसू आए थे। शौर्य के आंखों में भी आंसू छलक रहे थे। तभी घर के सामने एक BMW आकर रुकी और उसमें से उसकी बड़ी बुआ बाहर निकली। ये भावनगर से आई थी तो उसे हमेशा थोड़ा समय लगता था यहाँ पहुँचने के लिए। उमा बुआ ने आते ही अपने हाथ में 2 बैग जिसमें सामान था उसे नौकरों को दिया और सीधे हॉल में दाखिल हुई। दीनानाथ ने उसके कुछ कहने से पहले ही इशारा करके उसे अंदर आने के लिए कह दिया। उमा के अंदर जाते ही दीनानाथ ने घर में हुए सारे बदलाव और आज तक के शौर्य द्वारा पिटे गए और मरे गए लोगों के बारे में बता दिया और बोला, अब तुम अपने बहन जैसी बेवकूफ़ी मत करना, वरना मैं इस बार तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। वह लड़का हमसे इतनी नफरत करता है, मगर वह तब तक चुप रहेगा जब तक तुम उसे कुछ न बोलो। तो सही बात यही है कि तुम अगर उससे बात करो तो प्यार के 2 शब्द कह देना। इतना कहकर दीनानाथ ने लंबी सांस ली। उमा ने भी अपनी पिता की सारी बात मान ली और बहनें उठकर किचन में चली गई। उसने सभी के लिए गुलाब जामुन बनाए और साथ ही में पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा भी बनाया। 1 घंटे बाद नौकरों ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया। उमा बाहर आए और उसने पहले दोनों भाइयों को राखी बांधी। तब तक राकेश भी सुनीता को अस्पताल में छोड़कर आया था।
उसने भी राखी बंधवा ली और शगुन देकर खाना खाने बैठ गया। तभी सभी बच्चे भी टेबल बैठ गए। उस वक्त उमा ने शौर्य के साथ बात करने की सोची और वह बोली, शौर्य बेटा, ये तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है, आओ यहाँ बैठो, मैंने आज तुम्हारे लिए खास गाजर का हलवा बनाया है। शौर्य ने जब ये सुना तो उसे एकदम सरप्राइजिंग लगा। फिर उसने अपनी बुआ का मान रखते हुए वाहन पर बैठ गया और बोला, इसमें आपने जहर तो नहीं न मिलाया? मुझे याद है आप ही थी वो जिसने नितिन को जहर का आइडिया दिया था। ये सुनकर उमा सकपका गई और हड़बड़ाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं शौर्य, उस वक्त कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से मैं भी अंधी हो गई थी। तुम्हें तो पता है गलती तो इंसान से होती है। अब छोड़ो भी उसे, जाने दो उन बुरी यादों को। अब तुम बड़े बिजनेसमैन हो और तुम्हारे पास अब तुम्हारा परिवार है। शौर्य ने परिवार की बात सुनी तो उसने सभी के चेहरों को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराया और बोला, हाँ, जब तक अब मैं ताकतवर हूं तब तक ये लोग मुझे अपना मानेंगे। जिस दिन मैं कमजोर हो जाऊंगा उस दिन यही परिवार मुझे मारने पर उतारू हो जाएगा। है ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? शौर्य ने आखिरी लाइन रागिनी को देखकर कही। रागिनी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। शौर्य की बात उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। तभी दीनानाथ बोले, चलो अभी खाना खा लेते हैं। सभी ने खाना खाया और उठकर हॉल में आ गए। तभी शौर्य ने 2 गोलियां राकेश के हाथ में दी। गोलियों को देखकर वह समझ गया और उठकर वहां से चला गया। तभी दरवाजे पर एक आर्मी की जीप आकर रुकी और उसमें से जनरल पांडे बाहर आए। वह सीधे हॉल में और मुस्कुराते हुए बोले, शौर्य, मुबारक हो, तुम्हारी नई कंपनी अब जल्द ही शुरू हो सकती है। ये लो तुम्हारे दवा बनाने का लाइसेंस और गीतांजलि मेडिसिन्स का कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब मुझे बस तुम्हारी दवा का इंतजार है। जनरल पांडे के चेहरे की खुशी सभी को साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने भी उनसे हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। उनके हाथ से पेपर लिए और बगल में रख दिए और पांडे जी को बैठने के लिए कहा। पांडे जी ने फिर आगे पूछा, वैसे तुम आर्मी कब ज्वाइन करने वाले हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम वर्दी में मेरे सामने होंगे। शौर्य ने अपना सिर खोजते हुए कहा, मैं इस हफ्ते की रिक्रूटमेंट एग्जाम देने वाला हूं, जल्द ही मैं आपके सामने एक फौजी बनकर आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे जैसे लोगों की हमें सख्त जरूरत है। शौर्य इस बात पर सिर्फ शर्माते हुए मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला। उसके बाद जनरल ने इधर उधर की बातें की और चाय पानी के बाद वे वहां से चले गए। इस वक्त हर कोई शौर्य को अजीब नजरों से देख रहा था। तभी रागिनी ने सिया को कोहनी मारी, भाई आप सच में आर्मी ज्वाइन करने वाले हो? शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। इसे सुनकर सिया बोली, भाई फिर आपको मुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, आप मुझे भी साथ ले चलिए। शौर्य ने अपनी गर्दन न में हिलाई और बोला, वो जगह बहुत खतरनाक होती है। वैसे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस घर में वापस आ सकता हूँ। ये सुनकर सिया खुश हुई और उसने शौर्य के हाथ को कस के पकड़ लिया और बोली, आपको हर महीने में एक बार तो आना ही होगा। आप भले ही आर्मी में जाने के बाद इस बहन को भूल जाओगे पर मैं आपका इंतजार करूंगी। शौर्य ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमसे मिलने हर महीने आऊंगा। वहीं बगल में बैठी हुई रागिनी अंदर ही अंदर रो रही थी। उसका बेटा आर्मी ज्वाइन करने वाला था और उसके पास उसे रोकने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अब क्या है शौर्य का अगला प्लान? क्या कोई नया एडवेंचर कर रहा है उसका इंतजार? कैसे रहेगी शौर्य की नई कंपनी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।